नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बूस्टर वीडियो 2 में आपका स्वागत है। लेवल 3 की बूस्टर वीडियो रिवीजन में इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले व्हील्स के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। व्हील क्या है? व्हील एक सर्कुलर कंपोनेंट है जो अपने सेंटर के चारों ओर घूमता है। आपसे पूछ सकते हैं कि व्हील की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हील कैसा होना चाहिए? यह व्हीकल का लोड लेने के साथ साथ कशनिंग इफेक्ट प्रदान करें। मतलब व्हील में टायर कुछ इस प्रकार से लगे हों, जब जंप लगे तो क्या है, हमें नरमदार प्रदान करे। इसका जो जर्क है, झटका है, वो हमारे जो ऊपर सस्पेंशन सिस्टम पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करें। उसके बाद स्टीयरिंग सिस्टम के अनुसार चले और साइड थ्रस्ट, साइड से जो उसके ऊपर थ्रस्ट लग रही है, लोड लग रहा है, और ड्राइविंग थ्रस्ट को भी सहन करे। जो हमारी ड्राइविंग की जरूरतें हैं, जैसे हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एकदम से ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो वो सारी थ्रस्ट जो उसके ऊपर पड़ रही है तो उसको भी सहन करें। और भार में हल्के हों, कोशिश हो इसका कम से कम भार हो, जिससे क्या होगा कि हमारा अनस्प्रंग वेट कम से कम हो जाएगा। अब ये स्प्रंग और अनस्प्रंग वेट क्या होता है, एक क्विक रिवीजन बता दूं आपको। जो हमारे व्हीकल का भार शॉकर्स से नीचे का होता है, यानी कि सस्पेंशन सिस्टम से नीचे का होता है, उसको हम अनस्प्रंग वेट बोलते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंग्स के अंडर नहीं आता, वेट वो नीचे ही रह जाता है। और जिस भार को ऊपर को सारे स्प्रिंग वहन करते हैं, उसको ढोते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्प्रंग वेट। तो टायर हमारे स्प्रिंग से नीचे होते हैं, शॉकर से, तो इसलिए इसको हम अनस्प्रंग वेट में काउंट करते हैं। जितना भार हमारा अनस्प्रंग कम से कम होगा उतना व्हील तेजी से भागेगा, क्योंकि उसके जो जर्क्स हैं वो ऊपर तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ऊपर वाले जो जर्क्स हैं या जंपिंग है वो सारी यहाँ पर सस्पेंशन को अच्छा मिल जाता है। उसके बाद इसे आसानी से फिट और अलग किया जा सके। इसकी मतलब जो बनावट है वो इतनी आसान हो कि आसानी से इसको हम फिट कर सकें और आसानी से इसको हम अलग कर सकें। टाइप्स कौन कौन से हैं व्हील्स के? ज़्यादातर डिस्क वाले व्हील चलते हैं, लाइट एलॉय कास्ट व्हील और एलॉय व्हील्स। डिस्क व्हील आपने सुना होगा, एक डिस्क टाइप में होते हैं, 2 पार्ट में भी लगे होते हैं, ट्रक्स में भी यूज़ होते हैं। इसको जोड़ देते हैं आपस में सेंटर में, तो टायर के इस तरफ भी एक डिस्क इस तरह जुड़ जाती है। एक प्रेस्ड स्टील डिस्क होती है, जो हमारे रिम होते हैं, जो छोटे वाहनों में होते हैं, थोड़े से लाइटर में आ जाते हैं। वैसे तो हैवी व्हीकल में यूज़ होते हैं। जो कार्स की बात करें उसमें तो हमारे एलॉय व्हील्स होते हैं। तो हैवी व्हीकल्स में कौन से यूज़ होते हैं? हमारे डिस्क व्हील्स। उसके बाद हमारा कोई पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन की ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट शब्द से बना है। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज़ को पहुंचाना। इंजन की पावर को व्हील्स तक ट्रांसमिट करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, क्लच असेंबली, गियर बॉक्स असेंबली, प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली। मतलब यदि हमने इंजन की पावर है ये गियर तक पहुँचानी है, तो बीच में क्या आएगी? हमारी क्लच असेंबली। फिर गियर बॉक्स तक पहुँच गई, गियर बॉक्स ने अपना टॉर्क और स्पीड के हिसाब से प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली से पहुंचानी है। अब प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली की नीड क्या है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम 2 व्हीलर में गियर बॉक्स का लुब्रिकेटिंग ऑयल कितने टाइम बाद बदलना चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि गियर ऑयल जो 2 व्हीलर में होता है, वैसे बेसिकली बता दूं आपको, इंजन ऑयल ही गियर ऑयल का काम करता है। बट बड़े वाहनों में गियर ऑयल अलग होता है, गियर बॉक्स अलग यूनिट होती है और इंजन यूनिट अलग होती है। तो दोनों का जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन जो 2 व्हीलर की बात करें तो उसमें इंजन और गियर बॉक्स की यूनिट एक ही होती है, तो उनका लुब्रिकेशन है जो कॉमन चलता है। तो 2000 से लेके 3500 किलोमीटर तक हमें बदल देना चाहिए उसको। टायर्स के बारे में पूछे थी, टायर्स क्या होते हैं? तो टायर्स एक डिवाइस है जो व्हील के ऊपर चढ़ाई जाती है और क्या रोलिंग का काम करती है, जिसकी वजह से व्हीकल आसानी से मूव करता है। ट्यूब टायर, ट्यूबलेस टायर और सॉलिड टायर, 3 प्रकार के टायर होते हैं हमारे, एक ट्यूब वाले, एक ट्यूब के बिना और एक सॉलिड। अब ये तीनों के बारे में हल्का सा प्रकाश डालते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ट्यूब टायर को हम और क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। तो आपने कहना है ट्रेडिशनल टायर या व्यापारिक टायर, हिंदी में भर सकते हो कि ट्यूब टायर को हम व्यापारिक टायर भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्यूब टायर चलते हैं हमारे व्यापार में भी, बिजनेस में, हैवी व्हीकलों में भी। ट्यूबलेस टायर हम इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाते, मतलब इतना नहीं बना सकते कि जितना हम ट्यूब टायर बनाते हैं। ट्यूबलेस टायर में क्या फ़र्क होता है? ट्यूबलेस टायर में नो ट्यूब नहीं होती। और ट्यूबलेस टायर को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? न्यूमेटिक टायर। न्यूमेटिक टायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों में माध्यम तो हवा होता है ना, और हवा का टेक्निकल नाम क्या है? न्यूमेटिक है हमारा। जो हमारी तकनीकी भाषा में हम हवा को न्यूमेटिक बोलते हैं। हवा से चलने वाली चीज़ को हम
न्यूमेटिक भी वर्ड साथ में लगाएंगे। यदि हमारी गन हवा से चलती है नट बोल्ट खोलने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक गन। तो ये न्यूमेटिक वर्ड हमारा टेक्निकली यूज़ किया जाता है। आगे आपसे कोई पूछे कि ट्यूबलेस टायर के बेनिफिट क्या हैं, ये ठंडे चलते हैं थोड़े, क्योंकि इसमें अंदर वाला माध्यम है जो उसके साथ उस पर हीट नहीं जाती है। लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि उसमें से ट्यूब का जो वेट है वो लॉस हो गया। और रिटेन एयर अप टू मैनी किलोमीटर। यदि इसमें पंक्चर भी हो जाता है ट्यूबलेस टायर में, क्योंकि इसकी मजबूती होती है, इसी के ऊपर सारा दारोमदार होता है, क्योंकि ट्यूब नरम होती है, हल्की सी उसमें कोई नुकीली शार्प ऑब्जेक्ट लग गया तो उसी तुरंत हवा त्याग देगी वो। लेकिन यह क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण हवा लेट त्यागता है और काफ़ी किलोमीटर तक हवा को बनाए रखता है, जिससे कि हम अपना नियर बाय पंक्चर शॉप तक जाकर उसको पंक्चर को रिपेयर करा सकते हैं। उसके बाद आता है कि टायर फ्लैट क्यों हो जाते हैं, टायर चपटे क्यों हो जाते हैं, टायरों में से हवा गायब क्यों होती है। तो कोई नुकीली चीज़ के कारण, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, टायर फ्लैटनिंग के क्या कारण हैं। किसी तीखे ऑब्जेक्ट, तीखी वस्तु के कारण, या ट्यूब वाल्व का जो वाल्व होता है उसका वो ख़राब हो जाता है कई बार, या व्हील रिम में जंग लग जाता है, जंग लगने के कारण उसमें गैप बन जाता है हल्का सा, वो गैप बनने से साइड से हवा लीक होनी शुरू हो जाती है, वो पकड़ छोड़ देता है। या कम प्रेशर पर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो बार बार उसके झटके लगने से क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं वो वहाँ से उसका कोई पंक्चर लीक हो जाता है, जॉइंट लीक हो जाता है। पंक्चर रिपेयरिंग मेथड का 90% चांसेस हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कोल्ड पैच और हॉट पैच। ये 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन ने आना ही आना है, और 5 to 6 मार्क्स का आता है। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि पंक्चर रिपेयरिंग के मेथड कौन कौन से, तो आपने बताना है कोल्ड पैच मेथड, हॉट पैच। या आपने देखा होगा कि यदि हम नॉर्मल जो पंक्चर रिपेयर करते हैं, एक पंक्चर का पीस लेते हैं, ट्यूब को हवा भरते हैं, उसमें पानी में डुबोते हैं उसको, और उसके ऊपर लीकेज चेक करके मैच स्टिक या माचिस की तीली लगाकर या मिट्टी का कोई निशान लगाकर उस पर मार्क करते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं एमरी पेपर से, उसके ऊपर हम वो पंक्चर लगा देते हैं। तो ये प्रोसेस आपने बतानी है कोल्ड पैच में। यही लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं ये लिखनी है। 5 to 6 मार्क्स में आता है कि सबसे पहले टायर से ट्यूब को अलग करें, फिर उसमें हवा भरें, फिर उसको किसी पानी के कंटेनर में डुबोएं, फिर आपको वहाँ से बबल्स बुलबुले आते दिखाई देंगे तो उस पॉइंट को मार्क करें, चाहे आप दिया सलाई माचिस की तीली से कर सकते हैं। फिर उसको साफ़ करें कपड़े, सूखे कपड़े से, फिर उस एरिया पर थोड़ा सा एमरी पेपर लगाएं, रेगमार लगाएं, एमरी पेपर बोलते हैं रेगमार को। फिर उसके ऊपर पंक्चर का जो हमारे पास पीस, रेडीमेड पीस भी आते हैं, तो पहले टाइम में ट्यूब का ही टुकड़ा लगा दिया करते थे, तो हमारे पास आजकल पंक्चर के पीस आते हैं, उस पर मतलब एक चिपकने का मटेरियल भी लगा होता है, और साथ में एक सोलवेंट भी लगाना होता है, उसको बोलते हैं एडहेसिव सोलवेंट। तो वो सोलवेंट हम रेड कलर का लगाते हैं उसके ऊपर और उसके साथ चिपका देते हैं उसको। तो इसको तो बोलते हैं कोल्ड पैच। हॉट पैच में क्या होता है, उसमें जो पैच लगाते हैं, इस टुकड़े को ही पैच बोलते हैं असल में, जो हम पैच लगाते हैं उसको हम गर्म करेंगे, उसको जैसे बोलते हैं ना कच्चा पेंचर पक्का पेंचर, तो वो पक्का पेंचर होता है। और बेसिकली जो वो पक्का पेंचर होता है वो हम कहाँ लगाते हैं, जब हमारा जो पंक्चर का जो होल होता है वो जो उसकी कैपेसिटी है पंक्चर से वो काफ़ी बड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं कि पंक्चर की बजाय होने की बजाय होल की बजाय पटाखा हो गया, तो उसने मतलब काफ़ी एरिया को ब्रेक कर दिया, तो उसको कवर करने के लिए तो हम पक्का पेंचर लगाते हैं। तो यदि तो वो पेंचर एक रिपेयर होने के हॉट पैच के द्वारा रिपेयर होने के काबिल भी होता है तो हम करते हैं, अदरवाइज़ ट्यूब को ही चेंज किया जाता है। तो उसके लिए हम जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम वल्कनाइजिंग मशीन बोलते हैं। ये आपने देखी भी होगी, कईयों ने तो मैनुअल बना रखी होती है, उसको स्टोव पे गर्म करके उसको टाइट कर देते हैं। और आजकल जो वल्कनाइजिंग मशीन आ रही है उसके अंदर ही हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, और उसके अंदर ही मशीन के अंदर हमने लगा कर उसको टाइट करके कितने मिनट के लिए छोड़ना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास पेपर में कि वल्कनाइज मशीन को आपने कितनी देर के लिए छोड़ना है ताकि वो उस पेंचर को गर्मी से चिपका दे। तो 15 मिनट्स तक आपने उसको छोड़ना है। तो ये आपका हॉट पैच कोल्ड पैच में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, प्रोसेस वही रहेगी, आपने उसको डिटेक्ट करना है, ढूंढना है, पानी में डुबोना है, बस उसके बाद आपने वल्कनाइजिंग मशीन में पैच लगाने के बाद उसको रख देना है, टाइट कर देना और 15 मिनट के लिए छोड़ना है। ये 2 लाइनें ऐड हो जाएंगी, ये आपका हॉट पैच हो जाएगा। और उसके बाद आपने पंक्चर को टेस्ट भी करना है हवा भर के टायर में फिट करने से पहले। फिर आता है ट्यूबलेस टायर। एक आपको बताना भूल गए पीछे, जो आपने 3 टायर बताए थे उसमें स्किप हो गया,
एकदम से रिमाइंड हुआ मुझे। सॉलिड टायर क्या होते हैं, इन टायरों में हवा नहीं भर जाती। बच्चों की साइकिलों वाले टायर्स देखे होंगे आपने, इसको बाईसाइकिल में यूज़ करते हैं बच्चों की, तो इसमें हवा नहीं भरी जाती। ये बस दिखने में टायर होते हैं, बस चलते हैं रबड़ की तरह। तो इसमें पहले से ही मतलब उतना स्पेस बना होता है, हार्ड होते हैं। तो इस टाइप से ये वाले जो टायर होते हैं हमारे प्लास्टिक लाइक मटेरियल के बने होते हैं। तो ये टायर में क्या है, कशनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट ये क्या है कि इसमें हवा भरने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसके बाद क्या है, ट्यूबलेस टायर को हमने किससे रिपेयर करना होता है, आपने इस टाइप का एक मटेरियल देखा होगा, इस टाइप का एक गन टाइप मटेरियल होता है। तो इसका निचला सिरा इस टाइप से होता है, खुला होता है, ऐसे होगा। तो ये मटेरियल बेसिकली क्या करता है कि बोर्डकिन बोलते हैं इसको हम। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने ट्यूबलेस टायर में उसको उतार के हवा मतलब उसमें हवा भर के उसमें चेक करना है बबल्स जहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद हमने इसको उसके अंदर पहले देखना है कि वो बारीक है काफ़ी या मोटा, थोड़ा सा बारीक है तो उसको एक बार दो बार उसमें बोर्डकिन फंसा के उसका होल बना देना है, ताकि वो हमारा जो रबड़ प्लग है, इसमें रबड़ के ना इस टाइप से प्लग बने आते हैं, रबड़ के टुकड़े होते हैं, उसको हम प्लग बोलते हैं। तो ये प्लग जो हम बने आते हैं, ये हमने प्लग इसके अंदर ऐसे फिट करके और उसको ऐसे दबाना होता है। दबाने के बाद तो इस टाइप से बन जाएगा, ये प्लग अंदर घुस जाएगा उसके। और इस पर सोलवेंट भी लगाना होता है, वही वाला रेड कलर का जो हम लगाते हैं। तो लगाने के बाद जब ये और दबाएंगे तो ये और क्लोज आ जाएगा, तो इस टाइप से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा जब अंदर जाएगा बिल्कुल। और ये ओपन मुंह होता है इसका, जब इसको खींचते हैं तो ये अंदर रह जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। इस टाइप से हम पंक्चर लगाते हैं, बहुत ही आसान होता है ट्यूबलेस का, आप भी सीख सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस से। अब इसके बाद आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि जब इसको, क्योंकि ये रबड़ प्लग तो बहुत बड़ा होता है, बाहर रह जाता है, तो इसको कितने mm ऊपर काटना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है 6 mm ऊपर से आपने इसको कटर से काट देना है। इससे छोटा नहीं काटना, वो दोबारा से फिर पंक्चर लीक कर सकता है। तो ये आपकी बूस्टर वीडियो सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट है। आशा करते हैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें, आपकी पेपर के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।